नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग एंशिएंट भारत के अंतर्गत या प्राचीन भारत के अंतर्गत हम लोग मौर्य काल के सेकंड सेशन को कवर करने वाले हैं। पार्ट 2 का सेशन होने वाला है और यह सेशन एनसीईआरटी हिस्ट्री नोट्स के ऊपर आधारित है, ये ध्यान रखिएगा, जो कि अरिहंत पब्लिकेशन की एक बेहतरीन पुस्तक है, जिसमें हम लोग 6 से 12 तक के और तमिलनाडु के साथ साथ एनआईओएस बोर्ड्स के भी हम लोग क्या देखते हैं, नोट्स को एक जगह पे संकलन करके प्रोवाइड करवाने का प्रयास है इस प्रकाशक के द्वारा किया गया है, जो कि काफी बेहतरीन प्रयास है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं इस नोट्स की, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा हम लोग प्राचीन भारत स्टार्ट कर चुके हैं और इसके पूर्व हम लोग आज मौर्य सेशन को कवर कर लेंगे। इसके पश्चात हम लोग मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल के पश्चात गुप्तोत्तर काल और अंत में हम लोग संगम काल को लेकर के एंशिएंट भारत कवर करने वाले हैं। 4 से 5 सेशन और एंशिएंट होगा। उसके पश्चात हम लोग मॉडर्न इंडिया को प्रारंभ कर लेंगे, जहां से अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। सेशन मूल रूप से 14वीं जेपीएससी और 71वें यूपीएससी के लिए मूल रूप से मैं ये तैयार कर रहा हूँ, ताकि आने वाले समय में जो एनसीईआरटी के नोट्स हैं वो एक ही जगह पर संकलित वीडियो के माध्यम से आप लोगों को उपलब्ध हो सके और एग्जाम में अधिक से अधिक आप लोगों को लाभ प्राप्त हो सके। इससे पहले अगर हम लोग देखें तो मौर्य काल में हम लोगों ने जानने का प्रयास किया था इसके स्रोत क्या है, साथ ही साथ इसके सारे शासकों के बीच हम लोगों ने कवर किया था, साथ ही अशोक के ऊपर मूल रूप से हम लोगों ने फोकस किया था, उसके स्तंभलेखों, उसके बृहत शिलालेखों, या फिर हम लोग बात करें लघु स्तंभ शिलालेख की, लघु शिलालेख आदि की चर्चा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कि पूर्व के सेशन में हम लोगों ने देखा है। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग मूल रूप से मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का अवलोकन करेंगे। साथ में अंत में हम लोग अंत में मौर्य काल के पतन पर भी एक नजर देख लेंगे और अतिरिक्त फैक्ट जो होंगे उसे हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की बात अगर हम लोग देखते हैं तो इसका मूल स्रोत हम लोग कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य के अर्थशास्त्र में हम लोग को दिखाई देता है, जिसमें बृहद पैमाने पर मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। और कौटिल्य की जब हम लोग बात करते हैं या अर्थशास्त्र को हम लोग रेफर करने का प्रयास करते हैं, तो उसमें शासक को धर्म प्रवर्तक, ध्यान रखिएगा, शासक को धर्म प्रवर्तक या सामाजिक व्यवस्था का संचालक कहा गया है, जो कि सत्ता के शीर्ष पर होता था। ध्यान रखिएगा, मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में राजा हमेशा शीर्ष पर बना रहता था, जैसा कि प्राचीन काल में हम लोग राज व्यवस्था के अंतर्गत देख चुके हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें तो संपूर्ण मौर्य साम्राज्य को अलग अलग प्रांतों में विभाजित किया था, क्योंकि मौर्य साम्राज्य की जब हम लोग बात करते हैं तो यह न केवल आपका हिमालय के गिरिपाद प्रदेश या अफगानिस्तान हो गया, सिंध हो गया, इधर हमारा दक्षिण भारत में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पूर्वी भारत की बात करें तो अशोक काल में कलिंग तक इसका विस्तार देखा जाता था। तो ये काफी बड़े क्षेत्र पर यह जो साम्राज्य था यह संपूर्ण भारत में फैला हुआ था, या हम लोग यूं कहें कि संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में इस साम्राज्य का विस्तार देखा जाता है। अगर हम लोग बात करेंगे प्रांतों की, तो पाटलिपुत्र जो इस साम्राज्य का केंद्र बिंदु था, पाटलिपुत्र तथा आसपास के क्षेत्रों पर सम्राट का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता था। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें प्रशासनिक व्यवस्था की, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत जो कि सम्राट के मंत्री परिषद में होते थे, उन्हें तीर्थ कहलाते थे, या मौर्यकालीन शीर्षस्थ अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इन अधिकारियों को अगर हम लोग देखें तो नगद वेतन दिया जाता था, नगद वेतन दिया जाता था। और उस काल में यदि हम लोग देखें तो कौन से उच्चतम कोटि के अधिकारी थे, तो इनमें प्रमुख थे हमारे मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज आदि उच्चतम कोटि के अधिकारी थे, जिन्हें कि उस कालखंड में सर्वाधिक वेतन दिया जाता था। और इनका वेतन की अगर हम लोग बात करें तो इन्हें 48,000 पर्ण की रकम मिलती थी। ध्यान रखिएगा, 48,000 पर्ण की रकम मिलती थी। यह उस काल में बहुत ज्यादा वेतन हुआ करता था। यह प्रश्न आपका जेपीएससी में भी पूछा गया है कि कितना वेतन इन्हें प्राप्त होता था। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग पर्ण की बात करें तो पर्ण का अर्थ होता है 3/4 तोले के बराबर चांदी का एक सिक्का। 3/4 तोले के बराबर चांदी का एक सिक्का पर्ण के बराबर होता है। इस फैक्ट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और निचले दर्जे के अधिकारियों की जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखने की आवश्यकता होगी कि उन्हें या निचले दर्जे के अधिकारियों को 60 पर्ण वेतन के रूप में प्राप्त होता था। परंतु कुछ अन्य कर्मचारियों की बात करेंगे तो उन्हें 10 या 20 पर्ण ही वेतन के रूप में प्रदान किए जाते थे। साथ ही साथ यहाँ ध्यान रखिएगा
कि इस कालखंड में या अशोक के मंत्री परिषद या अधिकारियों में एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता था जिसे संदेश वाहक के रूप में जाना जाता था। यह स्थान स्थान पर घूमता रहता था और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यों पर दृष्टि रखता था। यह ध्यान रखिएगा, जो भी जासूस अधिकारी थे उनके कार्यों पर दृष्टि रखने वाला जो कर्मचारी था वह था राजा का संदेश वाहक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम लोग बात करें केंद्रीय प्रशासन में, तो वहां पर 2 दर्जन से अधिक विभाग थे और जो कम से कम राजधानी के निकटवर्ती और सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखते थे। और प्रत्येक मौर्य साम्राज्य की बात करेंगे तो इसे कुल 5 प्रांतों में विभाजित किया गया था और इन प्रांतों का जो शासक होता था जनरली मंत्री सॉरी वो जो राजा का पुत्र था या राज परिवार के सदस्य होते थे, उन्हें इस प्रांतों का शासक बनाया जाता था, जिन्हें कुमार या आर्यपुत्र भी कहा जाता था। ये जनरली राजवंश से ही संबंधित होता था। प्रांतों को अनेक छोटी-छोटी इकाइयों में बांटा गया था। इसके अतिरिक्त ग्रामीण अंचल और नगरांचल दोनों में प्रशासन की अलग-अलग व्यवस्था की गई थी। 5 प्रांतों की हम लोग बात करेंगे तो पहला प्रांत था हमारा उत्तरापथ, दूसरा हमारा दक्षिणापथ, अवंती, कलिंग और प्राच्य देश। प्राच्य देश की राजधानी पाटलिपुत्र थी, ध्यान रखिए। कलिंग की राजधानी तोसली थी, अवंती की राजधानी उज्जैन थी, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला और दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी मौर्य काल में राजधानियां थी प्रांतों की। यहाँ पर आपको राजधानी के विषय में दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त प्रांतों का विभाजन विभिन्न छोटे-छोटे मंडलों में किया गया था और मंडल जो थे वो जिलों में विभाजित किए गए थे। जिलों की संज्ञा के लिए यहाँ पर एक शब्द का उपयोग किया गया है विषय का, और इसका प्रधान जो होता था ये आपका विषयपति होता था। जिलों की संज्ञा क्या थी? विषय, और इसका प्रधान जो था वो होता था विषयपति। इसके अतिरिक्त विषय के प्रमुख अधिकारियों की बात करेंगे तो ये थे प्रादेशिक, रज्जुक और युक्तक। इन 3 अधिकारियों के नाम आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी, जो कि विषय के प्रमुख अधिकारी होते थे। इसके अतिरिक्त विषयों का विभाजन हम लोग ग्राम के रूप में देखते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अन्य ग्राम और विषय के अंतर्गत भी कई इकाइयों में मौर्य साम्राज्य को बांटा गया था, लेकिन यहाँ पर हम लोग ज्यादा विस्तार नहीं देंगे उसे, अन्यथा सेशन काफी लंबा हो जाएगा। आगे किसी सेशन में जब हम लोग मौर्य साम्राज्य के विषय में बात करेंगे तो वहां पर उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग एनसीईआरटी पे ही बने रहते हैं और इस बुक पे ही बने रहने का प्रयास हम लोग करते हैं। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी और इसका प्रधान गामिक होता था। ध्यान रखिएगा, ग्राम प्रशासन का जो मुखिया होता था उसे गामिक कहा जाता था। ग्राम से गामिक आपका बना हुआ है। इसके अतिरिक्त नगर प्रशासन की जब हम लोग बात करते हैं तो वहां पर मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई इंडिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है और इंडिका में ही नगर के प्रमुख अधिकारी को एस्ट्रोनोमाई मेगास्थनीज के द्वारा कहा गया है। साथ ही साथ जिले का जो प्रमुख अधिकारी था उसे एग्रोनोमाई कहा गया है। एग्रोनोमाई जिले के प्रमुख अधिकारी को और एस्ट्रोनोमाई इंडिका में कहा गया है नगर के प्रमुख अधिकारी को। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर इंडिका के अंतर्गत मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर के प्रशासन के संबंध में काफी जानकारियां दी है, जिसमें बताया गया है कि पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों के समूह के द्वारा चलाया जाता था, जिनकी कुल 6 समितियां होती थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य बनाए गए थे। ये ध्यान रखिएगा। न्याय प्रशासन की बात करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मौर्य काल में न्याय प्रशासन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ से प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मुकदमे की सुनवाई की जाती थी। मौर्य काल में दीवानी न्यायालय की जब हम लोग बात करते हैं तो उसे धर्मस्थीय कहा गया है और फौजदारी न्यायालय की जब बात करेंगे तो उसे कंटक शोधक कहा गया है। फौजदारी में हमेशा कांटे को निकाला जाता है और दीवानी न्यायालय में धर्म की स्थापना की बात मौर्य न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत की गई है। ये ध्यान रखिएगा। इस प्रकार के सूत्रों के अनुसार धर्मस्थीय न्यायालय का जो न्यायाधीश था वह व्यवहारिक कहलाता था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। न्यायालय के नाम और न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के नाम। तो धर्मस्थीय न्यायालय का जो न्यायाधीश था वो व्यवहारिक कहलाता था। साथ ही साथ कंटक शोधक या कंटक शोधन न्यायालय का जो मुखिया था उसे प्रदृष्टा कहा जाता था। ये ध्यान रखिए, दोनों नाम बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। व्यवहारिक और प्रदृष्टा क्रमशः आपके धर्मस्थीय और कंटक शोधन न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते थे। इसके अतिरिक्त मौर्य काल में जिला स्तर पर भी न्यायालय की व्यवस्था की गई थी और जिला स्तरीय न्यायालय का जो प्रमुख था वह रज्जुक होता था। यह ध्यान रखिएगा कि जब हम लोगों ने देखा था कि
यहाँ पर मौर्य साम्राज्य में एक विभाजन किया गया था आपका मंडल का जिलों में और जिसे विषय कहा गया है, जिसका प्रमुख अधिकारी के रूप में हम लोग प्रादेशिक रज्जुक और युक्तक को देख चुके थे। तो ये जो रज्जुक आपका था, ये जिला में न्यायिक अधिकारी के रूप में भी कार्य करता था और इसका उल्लेख अशोक ने अपने अभिलेख में भी किया है। ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, पीछे सेशन में हम लोगों ने इसे कवर कर लिया था। तो जिला स्तरीय न्यायालय का प्रमुख होता था रज्जुक, और ग्रामीण स्तर की जब बात करते हैं हम लोग, तो ग्रामीण स्तर पर ग्राम न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में विधि के 4 स्रोत बताए हैं, जैसे आपका धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजाज्ञा। इन स्रोतों के आधार पे ही विधि का निर्माण किया जाता था। धर्म क्या था, उसमें धर्म क्या कहता है किसी विधि के निर्माण में, या व्यवहार क्या कहती है, चरित्र क्या कहता है, और राजा ने क्या आज्ञा दिया है विधि के निर्माण के लिए, इसके मूल स्रोत होते थे विधि के। अब सैन्य प्रशासन की बात करें तो इसका उल्लेख फिर से हमें यूनानी लेखकों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, जिसमें प्लिनी प्रमुख भूमिका निभाता है। प्लिनी ने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे, और इतनी बड़ी सेना लेकर के इसने संपूर्ण उत्तर भारत को रौंद डाला था। ये ध्यान रखिएगा, प्लिनी ने इस प्रकार के कथन लिखे हैं, या अन्य यूनानी लेखकों के द्वारा भी इस प्रकार के कथन अपने ग्रंथों में लिखे गए हैं। अब मौर्यों का एक अन्य स्रोत में कहा गया है कि मौर्यों के पास लगभग 8,000 अश्वचालित रथ थे। यानी मौर्य काल में अगर हम लोग देखते हैं तो मौर्य सेना के द्वारा अश्व का प्रयोग और रथों का प्रयोग प्रारंभ हो चुका था। साथ ही साथ बताया गया है कि मौर्यों के पास अपनी एक नौसेना भी थी। मेगास्थनीज का कहना है कि जो सैनिक प्रशासन के लिए 30 अधिकारियों की एक परिषद की नियुक्ति की गई थी, और इस परिषद को 6 अलग समितियों में विभाजित किया गया था। इन समितियों में सदस्यों की संख्या 5-5 निर्धारित की गई थी, और इन समितियों के द्वारा ही सेना के विभिन्न भागों का नियंत्रण रखा जाता था, या उन्हें अगर हम लोग कहें तो उनके कार्यों की देखभाल या देखरेख करने का अधिकार इन समितियों के पास दिया गया था। अगर समितियों की बात करेंगे तो पहली समिति को दिया गया था हमारा जल सेना की व्यवस्था करने के लिए। दूसरी समिति को बोला गया कि आप भैया यातायात और रसद व्यवस्था की व्यवस्था करेंगे। तृतीय समिति को कहा गया कि आप पैदल सैनिकों की देखरेख करेंगे। चतुर्थ समिति को बोला गया कि अश्वारोही सेना की देखरेख करना है। 5वीं समिति को बोला गया है गज सेना की देखभाल करना, और 6ठी समिति को बोला गया है रथ सेना की देखभाल करना। तो ध्यान रखिएगा, पहला समिति हमेशा जल, दूसरा यातायात और रसद, तीसरा था पैदल के बाद घोड़ा, फिर हाथी, फिर रथों की सेना की देखभाल के लिए समितियों की स्थापना की गई थी। अब सब मौर्य साम्राज्य की जब हम लोग बात करते हैं तो मौर्य साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य था जो अपनी गुप्तचर व्यवस्था के लिए भी जाना जाता है। अब गुप्तचर व्यवस्था के अंतर्गत अगर हम लोग बात करेंगे तो मौर्यकालीन प्रशासन और न्याय व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की गई थी। यहाँ पर गुप्तचरों को हम लोग गुप्त पुरुष के रूप में देख रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि मौर्य काल में गुप्तचरों को गुप्त पुरुष या गूढ़ पुरुष के रूप में भी जाना जाता था। गुप्त पुरुष या गूढ़ पुरुष के रूप में भी जाना जाता था, और इसके प्रधान अधिकारी को महामात्य सर्प कहा गया। ये ध्यान रखिएगा, इनका प्रधान अधिकारी होता था गुप्तचरों का महामात्य सर्प। और अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। एक था आपका संस्था, दूसरा था आपका संचार। अब संस्था ऐसे व्यक्तियों का समूह था जो कि एक जगह पर संगठित होकर के कार्य करते थे, और संचार मेनली क्या थे, ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते थे और साम्राज्य के विभिन्न भागों में घूम घूम करके सूचनाएं इकट्ठा करते थे और उन्हें सम्राट तक पहुंचाने का काम करते थे। अगर पुरुष गुप्तचरों की बात करेंगे तो पुरुष गुप्तचरों को हम लोग शांति, तृष्णा और शरद कहा जाता था। ये आप लोगों के लिए एक नया फैक्ट उभर करके इस बुक से आया है। अब मौर्य काल में ये ध्यान रखिएगा, पुरुष गुप्तचर को शांति, तृष्णा और शरद कहा जाता था, वहीं स्त्री गुप्तचरों को वृषाली, भिक्षुकी या परिव्राजक कहा जाता था। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि उस कालखंड में जो संचार नामक गुप्तचर होते थे वह या तो भिक्षुक के बेस में, या कपाटी के बेस में, या खेल दिखाने वाले मदारियों के बेस में अक्सर साम्राज्य के विभिन्न कोनों में घुमा करते थे। वहीं संस्था के रूप में ये जो संगठित होते थे, तो इसमें मूल रूप से अगर हम लोग देखें तो विभिन्न श्रेष्ठी जो कि व्यापार वर्ग में लगे रहते थे, इवन वेश्याएं जो थे मौर्य काल में जासूसी के लिए इनका प्रयोग किया जाता था।
तो ये चीजें आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी। यदि प्रश्न पूछा तो यहाँ से प्रश्न आप लोग अच्छी तरह से कवर कर पाएंगे। अब आर्थिक स्थिति की बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मौर्यकालीन जो आर्थिक स्थिति की मूल जानकारी है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें प्राप्त होती है। और अर्थशास्त्र में बताया गया है कि राज्य में 27 प्रकार के अध्यक्षों की नियुक्ति की गई, जिनका मूल कार्य था राज्य की आर्थिक गतिविधियों का नियंत्रण और नियमन करना। अब आर्थिक स्थिति की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखिएगा, कृषि की हम लोग बात कर लेते हैं। और जो कृषि है तो राज्य जो है इस कालखंड में कृषकों की भलाई के लिए सिंचाई और जल वितरण की भी व्यवस्था इस काल में की गई थी। और यहाँ पर बताया गया है मेगास्थनीज के द्वारा कि मिस्र की भांति ही मौर्यकालीन साम्राज्य में अधिकारी जमीन को मापता था और नहरों का निरीक्षण करता था, जो कि सिंचाई सुविधा वगैरह उपलब्ध करवाया जाता था। कौटिल्य ने लिखा है कि अर्थशास्त्र में कृषि कार्यों में दासों को लगाए जाने की व्यवस्था की गई है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इस कालखंड में कृषि कार्यों में दासों को लगाया जाता था। अब जैसा हम लोगों ने देखा है या पढ़ा है कि जब कलिंग युद्ध होता है तो वहां पर 1 लाख से ज्यादा लोगों को बंदी बनाया गया था। और ऐसा इतिहासकारों या विद्वानों का मानना है कि उन दासों का जो उपयोग है वह मौर्य काल में कृषि कार्य के अंतर्गत किया गया था। लेकिन यहीं पर मेगास्थनीज की जब हम लोग बात करते हैं तो मेगास्थनीज ने कहा है कि उसने भारत में दास नहीं देखे हैं, दास प्रथा यहाँ पर प्रचलित नहीं थी। लेकिन अगर हम लोग देखें कौटिल्य या अन्य समकालीन या उत्तरवर्ती विद्वानों को तो उन्होंने अपने बुक्स में अलग अलग प्रकार के दासों का वर्णन किया। कौटिल्य की ही बात करते हैं अर्थशास्त्र की तो उनमें 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। अन्य कुछ बुक्स देखते हैं तो 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। तो भारत में दास प्रथा थी, लेकिन इन दासों के साथ काफी बेहतर व्यवहार होता था, जो कि आपका मेगास्थनीज या यूनान के दासों से बेहतर स्थिति उनकी थी। इसलिए मेगास्थनीज को लगा होगा कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अतिरिक्त हम लोग परिवहन व्यवस्था की जब बात करते हैं तो मौर्य काल में इसके साम्राज्य के विस्तार के कारण एक विकसित और बेहतरीन परिवहन व्यवस्था का भी सूत्रपात या विकास हम लोग देखते हैं। प्रमुख सड़क की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें उत्तरापथ का नाम ध्यान रखिएगा, जिसे आज हम लोग ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से भी इसे जानते हैं। ये ध्यान रखिए, NH1 और NH2 को यहाँ पर हम लोग संदर्भित कर रहे हैं, GT रोड को, ये ध्यान रखिएगा। उत्तरापथ के रूप में उस कालखंड में जाना जाता था। ग्रैंड ट्रंक रोड के रूप में इसका विकास हम लोग देखते हैं शेरशाह सूरी के समय में विकास हुआ और अंग्रेजों ने इसे ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम दिया। यह सड़क जो थी ये बेसिकली आपका कलिंग से होते हुए और मूल रूप से अगर हम लोग कहें तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह से होते हुए ये वर्तमान काबुल कंधार तक जाती थी, काबुल से कंधार तक जाती थी। और आज भी ये सड़क एग्जिस्ट करती है। और वर्तमान अगर हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य तो ये परिवहन का एक महत्वपूर्ण मार्ग है, ये ध्यान रखेगा। इसके अतिरिक्त हिमालय की तराई में भी एक आपका सड़क था, हिमालय की तराई में एक सड़क था। यह सड़क वैशाली से चंपारण होकर के कपिलवस्तु, कलसी और देहरादून जिले में हाजरा होते हुए अंत में पेशावर तक पहुंचती थी। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा मेगास्थनीज ने एक सड़क की चर्चा की है जो पश्चिमोत्तर भारत को पटना से जोड़ती थी। और यह सड़क पटना और सासाराम के बीच भी थी और वहां से यह मिर्जापुर उत्तर प्रदेश होते हुए मध्य भारत तक जाती है। इसी प्रकार से प्राचीन हमारा जो पाटलिपुत्र था वह एक सड़क के माध्यम से पूर्वी मध्य प्रदेश होते हुए कलिंग तक जाती थी और फिर कलिंग से होते हुए आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से भी यह सड़क जुड़ा हुआ था। उस कालखंड में यदि हम लोग देखें परिवहन का जो व्यवस्था था वह मूल रूप से घोड़ों, बैलगाड़ी और जल के माध्यम से परिवहन कार्य संपन्न किए जाते थे। साथ ही साथ यहाँ पर ध्यान रखिएगा अशोक के जो अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं वो जो स्थान जहाँ पर प्राप्त हुए हैं वो राज्य के महत्वपूर्ण राजमार्गों पर पड़ते थे। पत्थर के स्तंभ वाराणसी के पास चुनार में तैयार किए जाते थे और वहां से वह स्तंभ उत्तर और दक्षिण भारत में पहुंचाए जाते थे। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये आपका चुनार उत्तर प्रदेश में पड़ता है और यहाँ पर लाल बलुआ पत्थर की प्राप्ति होती है। इन्हीं पत्थरों से अशोक के अभिलेख, लघु शिलालेख, बृहत स्तंभ लेख, बृहत शिलालेख आदि का निर्माण करवाया गया है।
और अशोक के अभिलेखों से ही हमें ज्ञात होता है कि उसके राज्यादेश पूर्वी छोर और दक्षिणी छोर के अतिरिक्त संपूर्ण भारत में प्रचारित किए गए। साथ ही साथ यहाँ पर ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के 9 स्थानों पर अशोक के अभिलेखों की प्राप्ति होती है। उद्योग धंधों की बात करेंगे तो उस कालखंड में उद्योग और धंधे भी अपनी विकसित अवस्था में थे, लेकिन महत्वपूर्ण उद्योग था सूत काटने का और कपड़ा बुनने का कार्य प्रमुख उद्योग था। अगर हम लोग बात करेंगे प्रमुख केंद्रों की, तो काशी, बंगाल, कलिंग और मालवा ये सभी सूती वस्त्र बनाने के प्रमुख केंद्र थे। और कौटिल्य की जब हम लोग बात करते हैं तो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में चीन पट्ट का उल्लेख किया है। और चीन पट्ट का उल्लेख जनरली अगर हम लोग बोले तो यह रेशम निर्मित वस्त्र था जो कि चीन से आयातित किया जाता था। तो चीन पट्ट का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, रेशम नाम से संदर्भित किया गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। अब रेशम बनाने की तकनीक का विकास यदि हम लोग देखें तो इसका आविष्कार सर्वप्रथम चीन में ही हुआ था। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें चीन की, तो चीन जो है वह यूरोप और पश्चिम एशिया के साथ रेशम मार्ग होते हुए क्या करता था, रेशमी कपड़ों का व्यापार करता था। रेशमी कपड़ों के साथ साथ रेशमी धागों का भी व्यापार करता था। इसी रेशमी मार्ग जो कि सेंट्रल एशिया के ऊपर, सेंट्रल एशिया से होते हुए यूरोप और पश्चिमी एशिया तक जाता था, जिसे हम लोग सिल्क रूट के नाम से जानते हैं। और आधुनिक रूप में इसे वन बेल्ट वन रोड परियोजना के अंतर्गत चाइना इसे फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा है। इस सिल्क रूट पर हम लोग देखते हैं कालांतर में कुषाण शासकों के द्वारा नियंत्रण रखा जाता था, जो कि कुषाण काल में राज्य की आय का एक प्रमुख स्रोत था। वाणिज्य व्यापार की बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कौटिल्य ने कृषक, शिल्पियों और व्यापारियों से उगाए जाने वाले बहुत सारे करों का नाम उल्लेख किया है, जिसमें यहाँ पर ध्यान रखिएगा वाणिज्य व्यापार पर इस कालखंड में राज्य का नियंत्रण था। ताम्र लिप्ति जो कि पूर्वी तट का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, वहां से श्रीलंका के लिए जहाज खुलते थे। अब यहाँ पर आप लोग को ध्यान में रखेगा कि मौर्य काल में पूर्वी और पश्चिमी तट पर कौन कौन से बंदरगाह थे। तो पूर्वी तट पर हमारा ताम्रलिप्ति बंदरगाह था, और यहीं से अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री संघमित्रा और महेंद्र को श्रीलंका धर्म के प्रचार के लिए भी भेजा था। पश्चिमी तट की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर गुजरात में भड़ौच और महाराष्ट्र में सोपारा, ये दोनों महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। गुजरात में आपका भड़ौच और आपका जिसे आज हम लोग भरूच के नाम से जानते हैं, गुजरात में है। और सोपारा, सोपारा ध्यान रखिएगा, सोपारा आपका महाराष्ट्र में है। मौर्य काल के महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से है, जिसके साथ पश्चिम एशिया के साथ व्यापार किया जाता था। ये ध्यान रखिएगा, मौर्यकालीन व्यापार की जब हम लोग बात करते हैं तो पश्चिम एशिया के साथ साथ चीन, मिस्र और श्रीलंका के लिए व्यापार होता था। और भारत से जो निर्यात की जाने वाली महत्वपूर्ण वस्तुएं थी, उनमें हाथी दांत, मोती, नील इत्यादि महत्वपूर्ण वस्तुएं थी। अब कर राजस्व की बात करें तो ध्यान रखिएगा कि मौर्य काल में राज्य की आय का एक प्रमुख स्रोत कर राजस्व था। और कर राजस्व या कर निर्धारण का जो सर्वोच्च अधिकारी था, उसे समाहर्ता के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी समाहर्ता कहलाता था। और सन्निधाता जो था, उस कालखंड में राजकीय कोषागार और भंडारगार का संरक्षक होता था। समाहर्ता की बात ध्यान रखिएगा कि आधुनिक डीसी जो है वह उस काल के समाहर्ता के समतुल्य अधिकारी था। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई राजकीय भंडार गृहों का निर्माण किया गया था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मौर्य काल में न केवल नगद के रूप में अपितु फसल या हमारे अनाज के रूप में भी कर की वसूली की जाती थी। और किसानों से जो करों की वसूली की जाती थी वह उपज के चौथे भाग से लेकर के छठे भाग तक होती थी। ध्यान रखिए, मौर्य काल में जो कर लिया जाता था किसानों से या लगान के रूप में जो कर वसूला जाता था, वह उपज का चौथा या छठा भाग होता था। यहाँ पे एक तथ्य ध्यान आ रहा है, ध्यान रखिएगा कि अशोक के रुमिनदेई अभिलेख से उसके कर नीति की पता चलती है, जहां पर रुमिनदेई की यात्रा के दौरान अशोक ने कर की दर को घटा करके 1/6 से 1/8 कर दिया था। इसके अतिरिक्त राज्य के द्वारा जो किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती थी, उसके एवज में भी राज्य सिंचाई कर वसूल करता था। यहाँ ध्यान रखिएगा,
इसके अतिरिक्त अगर हम लोग देखें, जब आपातकाल की स्थिति हो, चाहे युद्ध हो, चाहे अकाल की स्थिति हो या बाढ़ की विभीषिका हो, तो उस कालखंड में राज्य के द्वारा किसानों को अधिक अन्न उत्पन्न करने के लिए बाध्य भी किया जाता था। इसके साथ ही अगर हम लोग बात करें कि मौर्य काल में बिक्री करने के लिए, नगर में बिक्री करने के लिए यदि कोई वस्तु लाई जाती थी, सामग्री लाई जाती थी, तो नगर के प्रवेश द्वार पर ही उनसे चुंगी कर वसूल किया जाता था और राज्य की आय का यह भी एक महत्वपूर्ण स्रोत था। मौर्य साम्राज्य की बात करेंगे तो उस काल में खान, शराब की बिक्री, मद्य मतलब शराब, हथियारों के निर्माण आदि पर राज्य का एकाधिकार था, ये ध्यान रखिएगा। मुद्रा व्यवस्था की बात करेंगे तो मौर्यों की राजकीय मुद्रा पर्ण थी। मौर्यों की राजकीय मुद्रा पर्ण थी, ये ध्यान रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस कालखंड में जनरली हम लोग पंचमार्क कॉइन्स या आहत मुद्राएं ही देखते हैं। आहत मुद्राओं पर विभिन्न मोर, पर्वत, अर्धचंद्र इत्यादि अंकित होते थे और आहत मुद्राएं जो है मूलतः आपका चांदी की बनी होती थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन है बृहद पैमाने पर, वह कुषाण काल या शकों के आने के उपरांत ही हम लोग इसे देखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त अन्य मुद्राओं की बात करेंगे तो करसापन, धारण, काकनी, अर्धकाकनी इत्यादि भी अन्य मुद्राएं थी जो मौर्य काल में प्रचलित थी। करसापन या धारण की जब बात करेंगे तो ये चांदी का सिक्का था, वहीं काकनी और अर्धकाकनी तांबे के सिक्के थे। यानी मौर्य काल की जब बात करते हैं तो उस काल में चांदी और तांबे के सिक्के प्रचलित है, ये ध्यान रखिएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है और यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावनाएं बन जाती हैं। जैसे पूछ सकता है प्रश्न, करसापन जो था वह किस प्रकार की मुद्रा थी, तांबे की, चांदी की, पीतल की या फिर आपका सोने की, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। मौर्यकालीन कला और स्थापत्य की जब बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मौर्य काल के दौरान ही भारत में सबसे पहली बार पत्थर के इमारतें बनाने की शुरुआत हुई थी और यह कार्य बड़े पैमाने पे हुआ था। यदि हम लोग बात करेंगे पटना के कुम्हरार की, जहां पर कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद का अवशेष की प्राप्ति होती है, जिसका जीर्णोद्धार अशोक ने करवाया था। अगर हम लोग देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने लकड़ी का महल अपने लिए बनवाया था, लेकिन कालांतर में अशोक ने उसे पत्थर के महल में परिवर्तित कर दिया और जब फाहियान ने भारत की यात्रा की थी तो उस कालखंड में भी उसने जो अशोक का या चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद था उसे देखा था, ये ध्यान रखिएगा। वो एग्जिस्ट करता था, वो उतना ही भव्य और सुंदर उस कालखंड में दिखता था, जिसकी प्रशंसा फाहियान ने भी एक की है। इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा कि कुम्हरार से जो हमें कुल आधुनिक पटना के कुम्हरार से जो हमें अवशेषों की प्राप्ति हुई चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद की, उसमें कुल 80 स्तंभ हमें 80 स्तंभों वाले विशाल भवन के अस्तित्व का संकेत प्राप्त होता है। मौर्यकालीन स्तंभों की बात करेंगे तो ये पांडु रंग वाले या पीले, पांडु पीला होता है, ध्यान रखिएगा, पांडु रंग वाले या पीले रंग वाले बलुआ पत्थर के एक ही टुकड़े को तराश करके बनाया गया था। केवल इसका जो शीर्ष भाग होता था ऊपर स्तंभों के ऊपर उसे जोड़ दिया जाता था। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मौर्य काल में जो विभिन्न प्रकार के सिंह वगैरह या सांड वगैरह जो बनाए गए हैं वह भी इस कालखंड में वास्तुशिल्प के विशिष्ट लक्षण प्रस्तुत करते हैं, उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा अशोक के जो विभिन्न अभिलेख हैं उसके ऊपर में या तो सिंह या फिर बैल या फिर सांड के हमें क्या मिलते हैं, आकृति प्राप्त होती है जो कि पत्थरों को तराश करके बनाई गई थी। और ये जो आकृतियां हैं ये मौर्यकालीन वास्तुकला की महत्वपूर्ण उदाहरणों में से एक आते हैं। इसके अतिरिक्त बात करेंगे गुफाओं की, तो मौर्य शिल्पियों ने बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए चट्टानों को काट करके गुफाएं बनाने की परंपरा भी प्रारंभ की थी और इसका सबसे प्राचीनतम उदाहरण है अशोक के काल में बराबर की गुफाएं जो गया से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर एग्जिस्ट करती है। ध्यान रखिए बराबर आपका बिहार के गया जिले में है और यहाँ पर मौर्य काल में ही पूर्वोत्तर भारत में, ये ध्यान रखिएगा, मौर्य काल में ही पूर्वोत्तर भारत में हम लोगों ने देखा था कि सर्वप्रथम पकाई हुई ईंट का प्रयोग किया गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये ध्यान रखिएगा। और इस काल में बनी हुई पकी ईंटों की जो संरचनाएं हैं वह हमें बिहार और उत्तर प्रदेश में पाई गई हैं। ये बीपीएससी के लिए प्रश्न बन सकता है, ये ध्यान रखिएगा।
मेगास्थनीज की बात करेंगे तो मेगास्थनीज ने मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र में लकड़ी के भवनों का उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि मौर्य काल में ही गंगा गंगा घाटी क्षेत्र में छल्लेदार कुओं का प्रचलन प्रारंभ हुआ था और कालांतर में हम लोग देखते हैं कि साम्राज्य के केंद्रीय भाग या पाटलिपुत्र से निकल करके ये संपूर्ण साम्राज्य में छल्लेदार कुओं का प्रचलन बढ़ गया। बांग्लादेश की बात करेंगे जहां पर आपका बोगरा जिला है। बोगरा में मौर्य ब्राह्मी लिपि में महास्थान का एक अभिलेख प्राप्त होता है और वहीं मिदनापुर जिले के बनगढ़ में उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांडों की प्राप्ति होती है। ध्यान रखें, मौर्य काल में उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांडों या बर्तनों का प्रचलन था। महास्थान अभिलेख की बात करेंगे या बोगरा अभिलेख की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है अशोक के काल का यह अभिलेख हमें प्राप्त होता है बांग्लादेश से। इसके अतिरिक्त शिशुपालगढ़ जो कि उड़ीसा में है, वहां की बस्ती से ईसा मौर्य काल की ईसा पूर्व तीसरी सदी की जो मानी जाती है, इसमें उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड के साथ साथ लोहे के उपकरण और आहत मुद्राएं भी हमें प्राप्त होते हैं और ऐसा अनुमान लगाया जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि मौर्य संपर्कों में आने के उपरांत ही इन क्षेत्रों में लोहे के हथियारों की प्राप्ति होती है या इस्पात बनाने की कला जो है देश के अन्य भागों में विकसित हुई, जिसके परिणाम स्वरूप मौर्य साम्राज्य का विखंडन होता है और इसका पतन के कारणों में से भी यह एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है कि लोहे का उपयोग जो है वह गंगा घाटी से निकल करके मौर्यकालीन साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में फैल गया था। साथ ही साथ अब बात करेंगे मौर्यकालीन सामाजिक स्थिति की, तो उस कालखंड में भी भारत जो है विभिन्न समाज जो था भारत का भारतीय समाज वह विभिन्न वर्गों में विभाजित था और मेगास्थनीज की बात करेंगे तो उसने भारतीय समाज को मूलतः 7 वर्गों में विभाजित किया था, ये ध्यान रखिएगा। और अगर हम लोग बात करेंगे वैदिक काल की तो वैदिक काल में समाज को मूल रूप से 4 वर्गों या वर्णों में विभाजित करने का प्रयास किया गया था। 4 वर्णों में भारतीय समाज विभाजित था। अब मेगास्थनीज की बात करेंगे तो मेगास्थनीज के विभाजन के अनुसार जब हम लोग देखते हैं तो भारत में सबसे पहला वर्ग था दार्शनिकों का, उसके पश्चात किसान जो उत्पादन करते थे, शिकारी एवं पशुपालक को तीसरे स्थान पर मेगास्थनीज ने रखा है, वहीं शिल्पी और कारीगर को चौथे स्थान पर, 5वें स्थान पर योद्धा को, 6ठे स्थान पर निरीक्षक एवं गुप्तचर को और 7वें स्थान पर अमात्य और सभासद नामक वर्गों को मेगास्थनीज ने भारतीय समाज के 7 वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया है। तो ये 7 वर्ग क्रम से आप लोग ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। कौटिल्य की बात करेंगे तो कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में समाज में अनेक जातियों का उल्लेख किया, न केवल जातियों का अपितु वर्ण संकर जातियों का कौटिल्य ने उल्लेख किया है। इन वर्ण संकर जातियों की जो हम लोग बात करते हैं तो इसमें मूलतः अंबष्ट, निषाद, मागध, सूत और वेण आदि शामिल होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इनका उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किया गया। इस कालखंड में यहाँ ध्यान रखिएगा स्त्रियों को पुनर्विवाह और नियोग की भी अनुमति थी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा नियोग प्रथा वैसी प्रथा थी जिसके अंतर्गत कोई स्त्री का पति यदि मर जाता है और उसका कोई लड़का संतान नहीं है तो वह नियोग प्रथा के माध्यम से संतान की प्राप्ति कर सकती थी, ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त इस कालखंड में जो संभ्रांत घर की स्त्रियां होती थी वह प्राय घरों के अंदर ही रहती थी, इसलिए कौटिल्य ने उन्हें अनिष्कासिनी भी कहा है। धार्मिक स्थिति पर अगर हम लोग चर्चा करें तो वैदिक काल के अनुरूप ही मौर्य काल में भी वैदिक धर्म का ही प्रचलन था, किंतु कर्म कांड जो था वह अभिजात्य ब्राह्मणों और क्षत्रिय वर्गों तक ही सीमित हो गया था। कौटिल्य ने भारत के धर्म को त्रयी धर्म का है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न पूछ सकता है किसने भारत के धर्म को त्रयी धर्म कहा है, तो वह आपका कौटिल्य था या विष्णुगुप्त था। इसके अतिरिक्त मेगास्थनीज की जब हम लोग बात करते हैं तो मेगास्थनीज ने शिव और कृष्ण की चर्चा अपने इंडिका में की है। तो मेगास्थनीज की बात करेंगे तो उसने शिव को डायोनिसिस के रूप में और कृष्ण को हेराक्लिस के रूप में अपने इंडिका में लिखा है। इसके अतिरिक्त पतंजलि का कहना है कि मौर्य काल के अंतिम चरणों में जब साम्राज्य की स्थिति काफी आर्थिक रूप से दयनीय या शोचनीय हो गई तो उस कालखंड में देवताओं की मूर्तियों का निर्माण किया जाता था और उन्हें बेचा जाता था।
अब वह व्यक्ति जो इन देवताओं की मूर्तियों को बनाता था, या वह शिल्पी जो इन देवताओं की मूर्तियों को बनाता था, उन्हें देवता कारू कहा है। किसने? तो पतंजलि ने देवता कारू कहा है देवताओं की मूर्तियों के निर्माण करने वाले शिल्पियों को। और अर्थशास्त्र के अनुसार यदि हम लोग देखें तो मौर्य काल में ब्रह्मा, इंद्र, यम, स्कंद की मूर्तियां बनवा करके नगर के चारों द्वार पर स्थापित करवाई जाती थी। अब पतन के कारणों की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान रखेगा कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिसकी हत्या 185 बीसी में उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उस समय कर दी, जब बृहद्रथ अपनी सेना का निरीक्षण कर रहा था और सैनिकों के सामने ही अंतिम मौर्य शासक की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। और उसने मगध पर शुंग राजवंश की नींव डाली थी। पतन के कारणों की जब बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, अशोक की जो मृत्यु हुई थी वो 232 बीसी में हुई थी, और उसके मृत्यु के उपरांत 50 वर्षों के अंतर्गत ही मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था। अगर हम लोग देखें तो अलग अलग विद्वानों ने इसे अलग अलग रूप में बताया है। जैसे कुछ विद्वानों ने कहा कि यह ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया थी, क्योंकि अशोक की जो नीतियां थी वो ब्राह्मण विरोधी थी और बौद्ध धर्म की समर्थक थी। साथ ही कहा गया कि अशोक बौद्ध धर्म का समर्थक था, और उस इससे जो ब्राह्मण वर्ग था वह नाखुश था, और पुष्यमित्र शुंग के नेतृत्व में ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया के कारण मौर्य साम्राज्य का समापन हुआ। लेकिन अगर हम लोग देखें कि मौर्यों की जो नीतियां थी वो ब्राह्मणों के लिए विरोधी थी, तो पुष्यमित्र शुंग जो स्वयं एक ब्राह्मण था उसे किस प्रकार से प्रधान सेनापति के पद पर नियुक्त किया गया। तो यहाँ पर ध्यान रखने योग्य प्रश्न है, ये सब मेंस के लिए ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अब कुछ लोगों ने कहा कि वित्तीय संकट भी आ गया था अंतिम समय में, और बोला गया कि जो मौर्य शासक थे वो बौद्ध धर्म या भिक्षुकों को या ब्राह्मणों को बहुत ज्यादा दान देने के कारण इनका राजकोष था ये लगातार खाली हो गया। और इसीलिए हम लोगों ने पीछे एक टर्म देखा था, पतंजलि ने लिखा है कि देवताओं की मूर्तियां बना करके उसे बेचा गया और इसे जोड़ा गया उस कालखंड के वित्तीय संकट से। तो इस प्रकार के कारण भी आप लोगों को देखने पड़ सकते हैं। साथ ही दमनकारी शासनों की भी चर्चा की गई है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसीलिए हम लोगों ने देखा था कि अशोक ने, ये फैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि अशोक कालखंड में जो तोसली, जो कि कलिंग की राजधानी थी, वहां तोसली, उज्जैन और तक्षशिला, ये तीन जगह याद रखिएगा। तोसली कलिंग, उज्जैन आपका अवंती के लिए, और तक्षशिला आपका उत्तरापद की राजधानी हुआ करती थी। तो इन यहाँ के अधिकारियों के स्थानांतरण या ट्रांसफर का जो परिपाटी थी वह अशोक के द्वारा चलाया गया था। साथ ही साथ जो मौर्य काल में जो ज्ञान था वह, उसका जो विकास था या उसका जो प्रसार था वह कालांतर में भारत के अन्य क्षेत्रों में फैल गया, जिसके परिणाम स्वरूप हम लोगों ने देखा कि कण्व वंश हो या सातवाहन वंशों का विकास हुआ, जिसने मौर्य कालीन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रयास किया। इसके साथ ही हम लोगों ने देखा कि पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत की अशोक के द्वारा उपेक्षा की जाती है। यहाँ तक कि जब चीन की महादीवार, चीन का शासक था शी हुआंग-टी, जिसने पहली बार मध्य एशिया की जनजातियों से अपने राज्य की सुरक्षा के लिए चीन की महादीवार का निर्माण करना प्रारंभ किया, उस कालखंड में भी अशोक ने पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत की उपेक्षा की, जिसके परिणाम स्वरूप कालांतर में हम लोग देखते हैं कि शक, सितियन, पहलव, कुषाण, आपके शक इत्यादि, ये लोग क्या करते हैं, भारत पर आक्रमण करते हैं और उसी मार्गों से आक्रमण करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम लोग देखते हैं कि जो हमारा मौर्य साम्राज्य था और कालांतर में अन्य साम्राज्य, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यहीं से हम लोग विदेशी आक्रमण की भी शुरुआत देखते हैं। यूनानियों ने उत्तर अफगानिस्तान, ध्यान रखिएगा, उत्तर अफगानिस्तान में बैक्टीरिया नाम का एक राज्य स्थापित किया था, और यहीं से हम लोग 206 बीसी में भारत पर इन्होंने आक्रमण करना प्रारंभ किया। देशी राज्यों का उदय भी साथ साथ हो रहा था, और यहीं पर हम लोग देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य का जो अपदस्थ करने वाला व्यक्ति था वह पुष्यमित्र शुंग था, जो कि 185 बीसी में यह कार्य कर लिया था। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि देशी राज्यों के उदय ने भी इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य तथ्य। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट जो कि आपके तमिलनाडु बोर्ड और एनआईओएस से दिए गए हैं, उसमें बताया गया है कि प्रशासन का मुखिया जनरली राजा होता था, जिसे मंत्री परिषद तथा पुरोहित द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। एक प्रश्न जो था यहाँ पर राजस्व संग्रह, ध्यान रखिए, पूर्व में हम लोग चर्चा कर चुके हैं
राजस्व संग्रह एक कलेक्टर जनरल या जिसे समाहर्ता कहा गया उसकी जिम्मेदारी थी। ध्यान रखें, कलेक्टर जनरल जो कि समाहर्ता था, और यह राजकोष का भी प्रभारी था, और एक रूप में हम लोग कहें तो यह वित्त मंत्री की भांति कार्य करता था। समाहर्ता वित्त मंत्री की भांति भी कार्य करता था। साथ ही महासार्थवा, महासार्थवा आपका व्यापारी समूह का नेता था, और सार्थवा जो था ये व्यापारिक समूह के रूप में कार्य करते थे, जो सुरक्षा का एक दृष्टिकोण था। और व्यापारियों को काफिले में जब यात्रा होती थी व्यापारियों की, तो उसमें सुरक्षा का जो मूल कार्य था वह सार्थवा के अधीन ही होता था। इस कालखंड में सरकारी भूमि को सीता कहा गया, सरकारी या राजकीय भूमि को सीता कहा गया, जिसका अध्यक्ष सीता अध्यक्ष कहलाता था। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कृषि संबंधित महत्वपूर्ण कर थे हिरण्य भाग भग। हिरण्य भाग और भग जो थे वो मौर्य काल में कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण कर थे। और इस कालखंड की जो वास्तुकला या मूर्ति कला की जब हम लोग बात करते हैं, तो दीदारगंज से यक्षिणी की एक मूर्ति प्राप्त हुई है। ध्यान रखिएगा, एक मूर्ति प्राप्त हुई है जो मौर्यकालीन स्थापत्य या मौर्यकालीन स्थापत्य या मूर्ति कला का एक महत्वपूर्ण नमूना प्रस्तुत करता है। तो आज के इस सेशन के लिए इतना ही। मौर्य साम्राज्य यहाँ पे समाप्त हो चुका है, और अगले सेशन में हम लोग मौर्योत्तर काल को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।